रिवीजन का टेस्ट अपना दूसरा। तो उसमें हमने 80 क्वेश्चंस करे थे। अब आगे के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये से सही है। एक, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं। दूसरा, राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष निर्वाचन होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए आप इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसका आंसर क्या है। तो देखिए इसका डी सही है, मतलब एक और दो दोनों ही सही नहीं थे। क्यों? देखिए किसी राज्य से राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। मतलब कोई स्टेट है, कोई राज्य है, ठीक है, तो अगर उस राज्य से राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके लिए वोटिंग होनी है, तो जो वो स्टेट है उसकी केवल विधानसभा के जो केवल निर्वाचित सदस्य हैं वो ही उस शामिल होंगे, ठीक है। तो इसलिए कथन एक सही नहीं था। प्रत्येक 2 वर्षों में राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है। 1/3 क्या होते हैं? रिटायर्ड होते हैं हर दूसरे वर्ष में। इस प्रकार प्रत्येक दूसरे वर्ष निर्वाचन आयोजित किए जाते हैं। तो हर दूसरे वर्ष निर्वाचन होता है राज्यसभा के लिए। प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या संविधान की 4वीं अनुसूची के आधार पर निर्धारित की गई है, ठीक है। तो जो संख्या है वो 4th अनुसूची में, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो 81 में दोनों ही गलत थे। पहला भी गलत था, सभी सदस्य नहीं होते, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही उसमें पार्ट लेते हैं। दूसरा भी गलत था, प्रत्येक तीसरे वर्ष नहीं, प्रत्येक दूसरे वर्ष, ठीक है। तो डी था। अब क्वेश्चन 82 देखते हैं। केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ए, पंचायती राज मंत्री, बी, आवासन और शहरी कार्य मंत्री, सी, गृह मंत्री, डी, भारत के प्रधानमंत्री। तो 82 का हमारा बी सही है। देखिए केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद जो होती है उसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के आदेश से संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। तो राष्ट्रपति के आदेश से हुआ है इसका गठन, मतलब आदेश से संविधान के जो 263 आर्टिकल है उसके अंतर्गत किया गया था इसका गठन। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। मूल रूप से इसे केंद्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि बाद में स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट शब्द को आवश्यक माना गया और इसलिए इसे 1980 के दशक में इसे शासन गवर्नमेंट शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया, ठीक है। तो बाद में क्या है, जो सेल्फ गवर्नमेंट वर्ड है उसको अनावश्यक माना गया, ठीक है, और इसे 1980 के दशक में इसे गवर्नमेंट शब्द से बदल दिया गया, स्वशासन को बदल दिया गया, ठीक है, शासन से। इसके बाद वर्ष 1958 तक यह परिषद शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों क्षेत्रों की स्थानीय सरकारों से संबंधित कार्य करती रही, किंतु वर्ष 1958 के बाद यह परिषद केवल शहरी स्थानीय शासन संबंधित कार्य ही कर रही है। परिषद एक परामर्शदात्री निकाय है। तो देखिए 1950 तक ये क्या है, परिषद शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकार से संबंधित कार्य करती थी, लेकिन 1958 के बाद ये परिषद केवल शहरी स्थानीय शासन से संबंधित कार्य कर रही है और एक परामर्शदात्री निकाय है। इसमें भारत सरकार में आवासन और शहरी कार्य मंत्री और राज्यों में स्थानीय स्वशासन के मंत्री शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो जो केंद्रीय मंत्री होता है वो परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अब देखिए आप इसमें थोड़ा सा जैसे मतलब गैस भी कर सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा पता भी होना चाहिए। जैसे अब इनने पूछा था कि केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद, तो आप देख सकते हैं स्थानीय शासन है, तो ऑब्वियसली मतलब स्थानीय शासन मतलब लोकल, तो PM या गृह मंत्री तो होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बड़े लेवल पे काम करते हैं। पंचायती राज मंत्री, आवासन शहरी कार्य मंत्री हो सकता है, ठीक है। और जहाँ तक स्थानीय स्वशासन से है तो मतलब बी हो सकता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा, मेरा मतलब है कि आप खुद से गैस भी लगा सकते हैं, बट आपको थोड़ा बहुत जानकारी भी हो तो उसमें बेटर है। तो इसका बी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन 83। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय शासन की अनिवार्य विशेषताएं नहीं है? एक, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, 2, प्रशासन की जवाबदेही में वृद्धि, तीसरा, निर्णय निर्माण का केंद्रीकरण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 3, केवल 3, केवल 1, 2 या केवल 2। तो क्वेश्चन 83 का बी है, 1, 2 सही है, तीसरा नहीं है। देखिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय सरकारों का गठन किया गया, ठीक है। तो मतलब कि नागरिकों की भी भागीदारी हो, इसलिए तो लोकल गवर्नमेंट है। तो यह स्थानीय सरकार के स्तर पर ही आम नागरिक अपने जीवन, अपनी आवश्यकता और सबसे बढ़कर अपने विकास संबंधित निर्णय निर्माण में शामिल हो सकते हैं। दूसरा भी सही है कि स्थानीय सरकार गाँव और जिला स्तर पर स्थापित सरकार है।
स्थानीय सरकार आम लोगों हेतु निकटतम सरकार होती है। लोगों के लिए सुविधाजनक है कि वे अपनी समस्याओं को शीघ्रता और न्यूनतम लागत दोनों के साथ हल करने हेतु स्थानीय सरकार से संपर्क करें। साथ ही प्रशासन की जवाबदेही को बढ़ाता है, क्योंकि सरकारी अधिकारी आम लोगों के लिए सुलभ होते हैं। ठीक है, तो प्रशासन की जवाबदेही बढ़ती है इससे। तीसरा जरूरी नहीं है, क्योंकि मतलब सही नहीं है कि स्थानीय सरकार की स्थापना का उद्देश्य निर्णय निर्माण की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन करना है, ना कि उसका केंद्रीकरण करना है। इसके अंतर्गत लोग आधारभूत स्तर पर निर्णय निर्माण में शामिल होते हैं। 83 का बी सही है। तो आप देखिए, ये भी थोड़ा सा दिमाग से कर सकते थे कि कौन सी स्थानीय शासन की अनिवार्य विशेषताएं नहीं है बोला गया था। ठीक है, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी। ऑब्वियसली स्थानीय स्वशासन इसलिए किया गया कि नागरिकों की भागीदारी हो। प्रशासन की जवाबदेही वृद्धि, ये भी होगा। निर्णय निर्माण का केंद्रीकरण, अरे लोकल गवर्नमेंट स्थानीय शासन बनाए इसलिए गया कि विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, तो ये गलत ही होगा। तो थोड़ा सा आप अगर आपको एकदम एग्जैक्ट पता भी नहीं है, तो आप अगर थोड़ी सी समझ है आप में, तो आप कर सकते हैं आई थिंक। 84 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, कई कभी मैं अटक जाती हूँ। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको समझ के ही करने होते हैं। ठीक है, वो कोई आपको सिखा नहीं सकता चीज़ें। हाँ, फैक्ट बेस्ड जरूर आपको पता है तो आप 100% कर सकते हैं। 84 है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये गैर प्रतिशोधन के मूल सिद्धांत पर आधारित है, जो इस बात पर बल देता है कि एक शरणार्थी को उस देश में नहीं लौटाया जाना चाहिए जहाँ उसे अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है। दूसरा है, इसके द्वारा शरणार्थी शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया और कोई भी व्यक्ति बिना किसी सत्यापन के स्वयं को शरणार्थी घोषित कर सकता है। तीसरा, भारत ने वर्ष 2010 में इस अभिसमय की अभिपुष्टि की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल एक, केवल दो, तीन, केवल दो या एक, दो, तीन? तो 84 का हमारा ए सही है, यानी कथन केवल एक सही है। देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवृत्त में सुझाव दिया गया कि दशकों पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा तैयार किए गए लेकिन सरकार द्वारा लागू नहीं किए गए शरण स्थल, असाइलम और शरणार्थी रिफ्यूजीज पर मॉडल कानूनों को एक विशेषज्ञ समिति द्वारा संशोधित किया जा सकता है। हालांकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय जो है 1951 उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, परंतु शरणार्थी और शरणस्थल चाहने वाले व्यक्तियों को संविधान के अनुच्छेद 14, 20 और 21 में यह अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो भारत ने इस पर साइन नहीं किए हैं। शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित अभिसमय एक संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीय संधि है। इसे वर्ष 1951 के शरणार्थी अभिसमय या 28 जुलाई 1951 के जिनेवा अभिसमय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इनके नाम याद कर लीजिए। जिनेवा अभिसमय भी कहते हैं इसे। यह संधि शरणार्थियों को परिभाषित करती है, तो बताती है कि शरणार्थी कौन है, डिफाइन करती है। इसलिए कथन दो सही नहीं है। इसमें शरण देने वाले व्यक्तियों के अधिकारों तथा शरण देने वाले देशों के उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसका मूल सिद्धांत गैर प्रतिशोधन, नॉन रिफॉल्वमेंट है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि एक शरणार्थी को उस देश में वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उसे अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है। इसे अब एक प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कानून माना जाता है। तो कथन एक सही है। आप जो शरणार्थी होते हैं उन्हें वहां नहीं लौटा सकते हैं कि वो जहाँ उन्हें जीवन का खतरा है। भारत वर्ष 1951 के शरणार्थी अभिसमय या इसके वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल पर का पक्षकार नहीं है। ठीक है, इस साथ ही भारत के पास राष्ट्रीय शरणार्थी संरक्षण ढांचा भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में शरणार्थियों को शरण देता है और अन्य नागरिकों के लिए, मुख्य रूप से अफगानिस्तान और म्यांमार के नागरिकों हेतु संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जो है यूएनएचसीआर के जनादेश का सम्मान करता है। तो 84 का हमारा केवल ए जो स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा और तीसरा सही नहीं है। ठीक है, भारत ने इस पर साइन नहीं किया है और शरणार्थी की परिभाषा दी गई है इसमें। तो कथन ऐसे ही। अब देखते हैं 85। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारतीय तटरक्षक बल का या के कर्तव्य है? एक, समुद्री पर्यावरण का परिरक्षण और संरक्षण। दूसरा, समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण। तीसरा, तस्करी विरोधी अभियानों में सीमा शुल्क अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों की सहायता करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, दो, केवल दो, केवल तीन या एक, दो, तीन? तो 85 का डी सही है, मतलब एक, दो, तीन तीनों ही हमारे कथन सही थे। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 46 स्थापना दिवस 1 फरवरी 2022 को मनाया गया। तो ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल भारत की एक समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज और बचाव एजेंसी है। इसका क्षेत्राधिकार इसके समीपवर्ती क्षेत्र और अन्य आर्थिक क्षेत्र सहित इसके प्रादेशिक जल क्षेत्र पर विस्तारित है। भारतीय तटरक्षक बल औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को भारत की संसद के
तटरक्षण अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ये याद रखें। अब इसका 46 स्थापना दिवस मनाइए। इसके कर्तव्य इस प्रकार है। क्या इसके कर्तव्य है? कृत्रिम द्वीपों और अपतटीय टर्मिनलों की सुरक्षा और संरक्षण करना। इनकी इन्हें सुरक्षा करनी है, संरक्षण करना है। तटरक्षक जहाज और विमान पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्री तटों पर अपतटीय विकास क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए नियमित गश्त करते हैं। मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। समुद्र में संकट में फंसे मछुआरों की सहायता करना इनका काम है। समुद्री पर्यावरण का परिरक्षण और संरक्षण करना। भारतीय तटरक्षक बल वनस्पति और जीवों सहित समुद्री पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण के लिए पर्यावरणविदों की सहायता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इनका संरक्षण करना। समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करना। भारतीय तटरक्षक बल सभी हितधारकों और तेल एजेंसियों के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित करता है। साथ ही समुद्री तेल रिसाव के मामले में पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए विभिन्न आकस्मिक योजनाओं को सतत रूप से मान्यता प्रदान करता है। इसने भारतीय जल क्षेत्र में तेल रिसाव होने वाली प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में अपनी क्षमता को विकसित किया है। अब देखिए, तस्कर विरोधी अभियानों में सीमा शुल्क अधिकारी और अन्य प्राधिकारियों की सहायता करना भी इसका काम है। समुद्री कानूनों को लागू करना, समुद्र के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक आंकड़ों का संग्रह करना। ऑलमोस्ट सारे काम करता है ये ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन 85 का हमारा डी सही है। ठीक है, यानी तीनों कथन सही थे। अब देखते हैं क्वेश्चन 86। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। त्योहार और राज्य। व्यंजन द्वादशी उड़ीसा, मेदाराम जतारा केरल, नियोकुम अरुणाचल प्रदेश। उपयुक्त युग में से कौन सा या से सही है? केवल 3, केवल 1 2, केवल 2 या केवल 1 3। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से इसमें युग्म सही है। तो 86 का डी सही है, 1 और 3 सही है, दूसरा सही नहीं है। देखिए, व्यंजन द्वादशी जो है ओडिशा में वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो व्यंजन द्वादशी वो ओडिशा में मनाया जाता है वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा। यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष के 12वें दिन मनाया जाता है। ये संतुलित आहार का द्योतक है तथा ये पोषण और स्वच्छता को ईश्वर तत्व के रूप में मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने तेलंगाना के मेदाराम जतारा उत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो तेलंगाना का है मेदाराम जतारा उत्सव। यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये मेला है जो प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। ये तेलंगाना के आदिवासी समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो कोया जनजाति है, उनके द्वारा मनाया जाता है। ये एक ऐसा त्यौहार जिस पर कोई भी वैदिक या ब्राह्मण प्रभाव नहीं है। इसमें अनुष्ठान के एक भाग के रूप में जामपन्ना वागु नदी, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी की पूजा की जाती है इसमें। ठीक है, जामपन्ना वागु नदी की पूजा की जाती है। और जो न्योकुम यूलो है वो अरुणाचल प्रदेश का एक आदिवासी त्यौहार है। तो न्योकुम यूलो अरुणाचल प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है। इसे नीशी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन मनाता है इसे? नीशी जनजाति। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये आ जाती हैं तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आती। तो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं आ रही हैं तो इनको याद कर लीजिए यहीं पे। यह प्रत्येक वर्ष 23 से 27 फरवरी तक मनाया जाता है। जो न्योकुम शब्द 2 शब्दों न्योक अर्थात भूमि और कुम अर्थात एकजुटता से मिलकर बना है। ठीक है, भूमि और एकजुटता। इसमें अधिक फसल उपज और देवी की कृपा प्राप्ति के उद्देश्य के साथ न्योकुम देवी की पूजा की जाती है। न्योकुम देवी है, उनकी पूजा की जाती है। यह त्यौहार धरती माता पर सभी देवताओं के स्वागत का प्रतीक है। ये बाढ़ और सूखे से बचने के लिए इन देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु पूजा करते हैं। तो मैंने आपको बताया 86 का डी सही है, 1 और 3। व्यंजन द्वादशी उड़ीसा का ही, मेदाराम जतारा तेलंगाना का है, तो दूसरा सही नहीं है। न्योकुम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, जो सही है। 87 देखते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा, किसी व्यक्ति को राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। देखिए 87 का सी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है। उन्होंने पूछा था कौन से सही नहीं है। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अगर विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक है, 6 माह के लिए। इस अवधि के दौरान उसे राज्य विधानमंडल के निर्वाचित किया जाना अनिवार्य है। मतलब 6 महीने में उसे राज्य विधानमंडल के निर्वाचित होना अनिवार्य है। ऐसा ना होने की स्थिति में उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना पड़ता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के क्लॉज 4 में यह प्रावधान किया गया है कि एक मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि के लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मतलब 6 महीने के लिए तो रह सकता है ना, तो इसलिए कथन 1 सही नहीं है। कथन 2 सही नहीं है कि मुख्यमंत्री को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम वर्ष 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु। तो
उसमें 30 दी हुई थी, इसलिए वो गलत हो गया। भारत के संविधान के अनुसार किसी राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। समान प्रथा यह है कि मुख्यमंत्री निचले सदन से चुना जाता है, किंतु उसे उच्च सदन से भी चुना जा सकता है। तो क्वेश्चन 87 का सी है, दोनों ही सही नहीं थे। अब 88 देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति कर्नाटक के संविधान से अपनाई गई है। दूसरा, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो क्वेश्चन 88 का सी सही है, एक और दो दोनों ही सही है। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य का एक मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह वह भी नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख, नाम मात्र या संवैधानिक प्रमुख होता है। एक सही है, क्योंकि राज्यपाल का पद भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपनाया गया, जबकि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति कर्नाटक के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो ये कर्नाटक के संविधान से पद्धति ली गई है, तो ये सही है। आमतौर पर प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। हालांकि वर्ष 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की व्यवस्था की थी। तो 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। तो कथन 2 भी सही है। तो क्वेश्चन 88 का हमारा सी सही है। अब क्वेश्चन 89 देखते हैं। आचार संहिता आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होती है जब निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। बी, जब किसी सदन के सदस्यों का चुनाव करने हेतु मतदाताओं को आह्वान करने वाली अधिसूचना जारी की जाती है। सी, सदैव उस माह की पहली तारीख को जिसमें निर्वाचन आयोजित किए जाते हैं। डी, जब उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्रों में अपना नामांकन दाखिल करना शुरू कर देते हैं। कब से आचार संहिता लागू होती है, बताइए। तो 89 का ए सही है। देखिए, निर्वाचन आयोग सामान्यतः औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने से कुछ सप्ताह पूर्व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवार राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन हेतु आदर्श आचार संहिता ऐसी ही घोषणा के तुरंत बाद लागू हो जाती है। तो निर्वाचन आयोग क्या करता है, जब वो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है तभी आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया अधिसूचना या किसी सदन के सदस्यों का निर्वाचन करने हेतु मतदाताओं को आह्वान करने वाली अधिसूचना से शुरू हो जाती है। जैसी अधिसूचना जारी की जाती है, उम्मीदवार उन निर्वाचन क्षेत्रों में अपना नामांकन दाखिल करना प्रारंभ कर सकते हैं जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसलिए कथन एक सही है। इसलिए क्वेश्चन 89 का हमारा ए सही है। ठीक है, जब निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है तब से शुरू होती है। 90 देखते हैं। हाल ही में नरसिंह मेहता के सम्मान में मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम नरसिंह मेहताई रखा गया है। वे कौन थे? ए, बॉम्बे के एक व्यापारी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बी, एक वैष्णव संत और गुजराती साहित्य के अग्रणी। सी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान के एक प्रसिद्ध चित्रकार। डी, काठियावाड़ की एक रियासत के शासक। कौन थे नरसिंह मेहता? तो देखिए, 90 का बी सही है। हाल ही में नरसिंह मेहता के सम्मान में मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम नरसिंह मेहताई रखा गया है। नरसिंह मेहता 15वीं सदी के कवि थे जो भगवान कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, ये कवि थे 15वीं सदी के और भगवान कृष्ण के भक्त थे। वह मीराबाई के समकालीन थे। ये भी याद रखें, मीराबाई के समकालीन थे। वह एक वैष्णव कवि संत थे। वैष्णव कवि संत थे जो गुजराती साहित्य में आदि कवि के रूप में पूजनीय है। वे गुजराती साहित्य के अग्रणी कवि थे। उन्होंने आख्यान और प्रभातिया नामक पद के साथ साथ कई भजन और कीर्तन लिखे। इन्हें लिखे जाने से पहले सदियों तक मौखिक रूप से संरक्षित रखा गया था। महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन वैष्णव जंतु नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसे उनकी सभी प्रार्थना सभाओं में बजाया जाता था। तो बी सही है। तो 90 का बी सही है कि वो एक वैष्णव संत और गुजराती साहित्य के अग्रणी थे। ठीक है, तो देखिए, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको क्वेश्चन में मिलती है तो आप उसे याद कर लीजिए। बाकी के हम 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।